हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रतिचयन का सिद्धांत जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर वन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे हम सैम्पलिंग भी कहते हैं, उसे हिंदी में पढ़ेंगे। मैं इसमें पहले हिंदी में बताऊंगी, फिर इंग्लिश टर्म्स की फोटो लिखूंगी। इसे समझने के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों को समझना जरूरी है, क्योंकि इसके जो टर्म है हिंदी वाले बड़े क्लिष्ट हैं, बड़े डिफिकल्ट हैं, और मैंने एक वीडियो सैम्पलिंग का डाला हुआ है इंग्लिश में, तो दोनों को मिला के देखेंगे तो आपके अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। प्रतिचयन हिंदी में और इंग्लिश में तो हम सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये लोड हो गया है, इसको से लाते हैं। हाँ, ये है प्रतिचयन या सैम्पलिंग। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा इसमें शादी के हिंदी वाले वो क्लिष्ट हैं, इसे थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, तो मैं इंग्लिश वर्ड्स में भी आपको समझाऊंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो जब भी हम कोई स्टैटिस्टिकल जांच करते हैं, सांख्यिकी जांच करते हैं, तो जो भी रिसर्चर होता है उसकी उसका इंटरेस्ट क्या होता है? उसका इंटरेस्ट होता है कि एक समूह से संबंधित व्यक्तियों का या एक समूह में जो लोग हैं या उनमें क्या डिफरेंस, एक समूह में एक ग्रुप में जितने लोग हैं उनमें आपस में क्या भिन्नता है, आप एक भिन्नता है या अधिक भिन्नता है, इसके अध्ययन में इंटरेस्ट रखता है। तो भी रिसर्चर होता है वो क्या करता है कि एक ग्रुप का अध्ययन करता है या एक ग्रुप के अंदर व्यक्तियों का अध्ययन करता है या एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप के व्यक्तियों के बीच में उनके गुणों में क्या अंतर होता है इसमें। तो जिस व्यक्ति को हम ग्रुप को जिस ग्रुप का अध्ययन किया जाता है उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं या आबादी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आबादी है, यहाँ आबादी हम जो जनरल आबादी जो अर्थशास्त्र में और जनसंख्या कहते हैं वो नहीं, यहाँ आबादी हो गया मतलब कि सपोज इतने लोग का हम अध्ययन कर रहे हैं, इसमें मान लीजिए 100 आदमी। ठीक है, तो यहाँ ये जो हो रहा है 200 आबादी का है 100 लोगों का अध्ययन कर। ठीक है, तो ये 100 भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है। तो मतलब किसी भी जांच के लिए हम जितना टोटल आदमी को लेते हैं उसको हम उसकी आबादी कहते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि पूरी आबादी 1,30 करोड़ 20 करोड़ जितनी जनसंख्या सबको हम एक साथ लेंगे? संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हम भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय को कैलकुलेट करना चाहते हैं, आकलन करना चाहते हैं, तो क्या हम सभी व्यक्तियों के सभी कमाने वालों की आय की गणना कर पाएंगे? नहीं, असंभव है। तो ये क्या होता है कि अगर इतने बड़े ग्रुप है तो उस ग्रुप से हम क्या करेंगे कि कुछ लोगों को लेंगे जो कि उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे, प्रतिनिधि कहलाएंगे। तो प्रतिनिधि प्रतिवर्ष जो हम प्राप्त करते हैं उसको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो कहते हैं, प्रतिनिधि प्रतिदर्श जो होता है उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि प्रतिदर्श, इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव प्रतिदर्श, इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव या सैंपल्स, प्रतिनिधि प्रतिदर्श। तो कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम 100 व्यक्ति को अभी उदाहरण ले रहे, शॉर्ट करके बता रहे, 100 जनसंख्या की आबादी में से 10 व्यक्तियों को चुनना है, तो वो 10 व्यक्ति 100 में से चुने जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। मतलब 100 में से पूरा 100 में से मैंने 10 को चुना तो उसे कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि, मतलब कि टोटल का सैंपल। तो प्रतिदर्श जो है, जो सैंपल है, पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। मतलब कहने का है कि ये 100 आदमी में से जो हमने 10 को लिया, ये 10 जो है, ऐसा नहीं है कि 10 मेरे जो फेवरेट हैं उनको हमने चुन लिया, ऐसा नहीं है। क्या करना होगा कि ऐसा निकालना होगा, 100 में से 10 आदमी को चुनना होगा कि हर व्यक्ति के चुने जाने का स्वतंत्र और बराबर अवसर हो। मतलब हर व्यक्ति को लगे कि उसे चुना जा सकता है, उसे चुना जा सकता है, मतलब कि अनबायस्ड सिलेक्शन, बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी मतलब हम बायसनेस को हिंदी में क्या कर सकते हैं, भेदभाव के, बिना किसी तरह के अपना प्रेफरेंस दिए हम उसमें से चुन के निकालते हैं। तो
तो प्रतिदर्श क्या है? पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व है, जो कि एक बड़ी आबादी, यहाँ पर हमारी बड़ी आबादी मान लीजिए 100 है, जिसमें से मैंने 10 चुना। तो ये विचार करना आवश्यक है कि किस प्रकार से चुनाव किया जा रहा है। जैसे एक यहाँ उदाहरण दिया है कि एक प्रतिनिधि प्रतिदर्श प्राप्त करने के लिए प्रतिदर्श बेतरतीब ढंग से चुना जाना चाहिए। बेतरतीब ढंग का मतलब होता है रैंडमली। रैंडमली का मतलब क्या हुआ कि किसी को भी हम उठा सकते हैं, 100 व्यक्ति में हर व्यक्ति को लगे कि मुझे चुना जाएगा, कोई भी चुना सकता है। यहाँ पर हमारा मतलब पिक एंड चूज नहीं होगा, हम उसको चुनेंगे। तो इसको चुनने का क्या तरीका है, इसको हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक विश्वविद्यालय के छात्रों के औसत उम्र निर्धारित करने के लिए 10% छात्रों का चयन किया गया और लॉटरी प्रणाली को अपनाया गया। तो लॉटरी प्रणाली में क्या होगा? लॉटरी प्रणाली से जो चुने जाएंगे तो वहां पर कोई बायस नहीं होगा, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। उसमें क्या होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनके रोल नंबर लिखकर चिट बनाकर एक जगह रख दिया जाएगा और उसमें से 10% चिट कोई भी निकाल लेगा, कोई व्यक्ति निकाल लेगा। तो जिससे क्या हुआ, वो जो चिट निकला उससे क्या हुआ, उनका अनुमानित उम्र का आंकड़ा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हुआ, आंख मूंद के चिट निकाल कर आंख खोल के भी, क्योंकि चिट को मोड़ के रखा हुआ है एक बॉक्स में या कार्टून में रखा हुआ रहेगा, सारे बच्चों का रोल नंबर ईयर वाइज लिखा रहेगा, उसमें से आपने 10 चुन लिया या 10% निकाल लिया। तो इसको हम, इससे जो आंकड़ा प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे कि छात्रों के अनुमानित उम्र का आंकड़ा मिला। और ये जो चुना गया प्रतिदर्श, ये जो सैंपल निकाला गया लॉटरी सिस्टम से, जिसमें कि उनके रोल नंबर और ईयर को लिख के चिट बना के डाल के उसमें से चुना गया। तो ये क्या होगा कि ये सही प्रतिनिधित्व करेगा पूरे छात्रों का, जितने भी छात्र हैं उस विश्वविद्यालय में, उनका सही रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि वो जो निकला है चिट उसमें किसी तरह का बायस नहीं है, लोग बायस नहीं दिखा। वो आंख बंद करके या ऐसे ही रैंडमली चिट निकाला गया, जिसे कि बेतरतीब ढंग से कहा गया। बायस एक बड़ी आबादी समूह, बड़ी आबादी या बहुत बड़ा समूह जब रैंडमली निकालते हैं प्रतिनिधि चिट निकाला गया, जिसे कि बेतरतीब ढंग से कहा गया। एक बड़ी आबादी का समूह जो है, बड़ी आबादी या एक बहुत बड़ा समूह से जब हम सैंपल निकालते हैं प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जिसको कहते हैं, प्रतिनिधि प्रतिदर्श, जो वो पूरे ग्रुप का, पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करेगा, क्योंकि उसे ही हम प्रतिनिधि प्रतिदर्श करते हैं। एक को निकालिए तो हम 10 जगह निकालिए, पूरे कॉलेज निकाल स्टूडेंट का हम प्रतिनिधि आंकड़ा निकाल सकते हैं कि वो क्या दर्शा रहा है, जो देखने की अनुमानित उम्र को देखने के लिए निकाले तो अनुमानित औसत उम्र क्या होगी वो इससे निकल जाएगा। तो इसको कहते हैं प्रतिनिधि प्रतिदर्श प्राप्त करने की विधि को प्रतिचयन कहा जाता है, जिसे प्रतिचयन या सैंपलिंग, ये प्रतिचयन, इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं सैंपलिंग, ठीक है, ये सैंपलिंग कहलाता है। प्रतिचयन की पद्धति, सैंपलिंग की जो पद्धति है और विश्लेषण के प्रकार, किस तरह से विश्लेषण किया गया कि किस तरह से चयन करने के लिए, तो क्या तरीका अपनाया गया, क्या सिद्धांत, क्या किस चीज को जानने के लिए सैंपलिंग या प्रतिदर्श इकट्ठा किया जा रहा है, इस पर निर्भर करता है। प्रतिनिधि प्रतिदर्श होता है, उसकी कुल संख्या को प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है, टोटल सैंपल कहा जाता है। जैसे 100 में से मैंने 10 निकाला तो वो टोटल सैंपल कहेगा, समष्टि कहलाएगा। मैक्रो सैंपल्स को कह सकते हैं। प्रतिचयन में क्या क्या पद्धति है, सैंपलिंग का क्या क्या मेथड है, तो पहला है स्वदेशी। स्वदेशी मतलब क्या है कि विद डेफिनिट ऑब्जेक्टिव। तो स्वदेशी प्रतिदर्शन में क्या होता है कि किसी उद्देश्य से हम एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम प्रतिदर्श सैंपल को चुन रहे हैं। जैसे अगर नई दिल्ली के शहर में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर की तस्वीर देना चाहें तो हम भव्य और आलीशान मोहल्ला में रहने वाले लोगों को ही अपने प्रतिदर्श में शामिल करेंगे और कम आय और मध्यम वर्गीय मोहल्ले को नजरअंदाज करेंगे। तो इस प्रतिचयन की पद्धति में क्या कमी है? कमी है कि इससे पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। जब हम सैंपल इकट्ठा करते हैं तो हमको पूरी आबादी का
रिप्रेजेंटेशन चाहिए, पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला डेटा चाहिए। अगर हम केवल अमीर और पॉश एरिया के लोगों का खाली निकालेंगे, प्रतिचयन करेंगे, सैंपलिंग करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो बायस होगा, वो सही जानकारी हमें नहीं देगा, कोई आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा वो आंकड़ा जो हमें प्राप्त होगा। इसलिए हमें सब तरह के लोगों को मिलाकर उसमें से फिर हमें प्रतिदर्श इकट्ठा करना होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये प्रतिदर्श जो है अमीर लोगों का सैंपलिंग करके निकालता है डेटा, तो पक्षपाती हो जाता है और उससे पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। अगर सिंपल यादृच्छिक प्रतिचयन, यादृच्छिक का मतलब होता है सरल, सिंपल हुआ सरल, यादृच्छिक का मतलब हुआ रैंडम, प्रतिचयन हो गया सैंपलिंग। ठीक है, इसको इंग्लिश में इसलिए बोल रहे हैं कि क्लियर है। तो हो गया सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसमें क्या हुआ कि ये जो है सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, इसको हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी आबादी को जिसको हमने लिया है स्टडी के लिए, उसकी प्रत्येक इकाई को अगर सैंपल में शामिल होने का बराबर मौका मिलता है तो उसे सरल यादृच्छिक प्रतिचयन कहते हैं। तो ये प्रतिदर्श समष्टि है, मतलब मैक्रो सब जनरल सैंपलिंग कहलाता है, और ये जनसंख्या या रस्मों का सैंपल लिया जाता है। तो देखो इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या है कि सपोज जैसा मैंने बताया कि अगर मान लो कि हम अपने एक क्लासरूम से किसी क्लासरूम में 70 बच्चे हैं और उसमें से हम 10 बच्चों को निकालना चाहते हैं सैंपल के रूप में, ये देखने के लिए कि ये बच्चों का हाइट क्या है। ठीक है, तो एक क्लास के 70 बच्चों में से हम 10 बच्चों को निकालते हैं और ये देखना चाहते हैं कि इनका हाइट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव हाइट क्या है। तो हमारी आबादी में क्या हो गई, क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, तो 70, उसमें से हमने 10 बच्चों को चुना। ठीक है, तो ये हमारा सैंपल हो गया, 10 सैंपल लिया हमने। अब जब सैंपल ले रहे हैं वहां पर क्या ध्यान रखना है हमें, इन 70 बच्चों में से हम ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में जाएंगे और जिसको जानते हैं उसी 10 बच्चे को निकालेंगे, नहीं, हम रैंडमली निकालेंगे। जिसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड में हम क्या करेंगे कि सभी बच्चों का नाम लिखकर चिट बनाएंगे और चिट को एक बॉल में, फिश बॉल मेथड कहते हैं इसको, फिश बॉल मेथड। उसमें क्या होता है, एक कटोरे में सारे चिट को डाल दिया और उसमें से 10 चिट निकाल दिए। तो ये जो हम 10 चिट निकाला वो जो 10 बच्चे सेलेक्ट हुए वो रैंडमली सेलेक्ट हुए और वो सभी रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो ये सरल यादृच्छिक प्रतिचयन का ये सबसे सही और सरल तरीका है। ठीक है, तो ये पहली पद्धति में होगी सिंपल रैंडम मेथड, जिसमें कि हम इस तरह से बच्चों का सेलेक्ट करेंगे। तो सरल यादृच्छिक जो सिंपल रैंडम सैंपल हमने प्राप्त किया, उसका पहला तरीका मैंने बताया लॉटरी प्रणाली है। दूसरी प्रक्रिया की है, एक तो लॉटरी सिस्टम का, पहला लॉटरी सिस्टम से निकाल लिए, सबका नाम लिख लिए और फिर उसमें से जितना मुझे रिक्वायर्ड था उतना निकाल लिया। ठीक है, तो आबादी कितनी हो सकती है, जिस जगह का अध्ययन करना है उतना के सारे लोग आबादी हो गए और जितना सैंपल निकालना है वो हमारा हो गया यादृच्छिक प्रतिदर्श। दूसरी प्रक्रिया में क्या करेंगे कि हर सदस्य को, जैसे 70 बच्चे हैं तो 70 बच्चों को एक कोई नंबर दे जाएगा, स्पेशल नंबर। ठीक है, और वो सारे नंबर को हमने एक टोकरी में रख दिया, वही नंबर ले दिया गया और नंबर लेकर उसको एक टोकरी में रख दिया गया। और वो संख्या जो, जैसे मान लीजिए सारे बच्चे 70 बच्चों को एबीसीडी दे दिया और एबीसीडी देख के उसको रख दिया गया एक टोकरी में और अच्छे से निकाल दिया गया, फिर उसमें से निकाल दिया गया। तो लड़का का नाम यहाँ पर रखा हुआ है, तो जो रिजल्ट है उसमें से निकाल दिया जाए। तो उस तरह से क्या हुआ कि कभी उसमें वही बात है, कभी चुने जाएंगे एक और चांद है। फिर दूसरा है इस तरीके प्रतिचयन, तो उसको हम कहते हैं
प्रतिचयन में होता है स्ट्रैटिफाइड, इसको वर्गबद्ध, इस तरीके को हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। ठीक है, ये स्तरीकृत चयन जो है ना उसको स्ट्रैटिफाइड भी कहते हैं और वर्गबद्ध भी कहते हैं। ठीक है, वर्गबद्ध, इसको हम वर्गबद्ध भी कहते हैं। वर्ग, इसको हम वर्गबद्ध प्रतिचयन भी कहते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक, सॉरी सिस्टमैटिक नहीं स्ट्रैटिफाइड, वाला है सिस्टमैटिक, इसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, वर्गबद्ध प्रतिचयन में क्या है कि जनसंख्या को कई समूह में बांटा जाता है, अलग अलग वर्ग में बांट दिया जाता है। फिर हर समूह से, हर वर्ग से एक सैंपल या एक रैंडम सैंपल को चुना जाता है। तो ये जो होता है ना सिस्टमैटिक या ये स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, इसको क्या करते हैं कि हर सैंपल को अलग अलग स्ट्रैटा में बांट दिया गया और एक पॉपुलेशन से जिसको कि अलग अलग ग्रुप में, सब ग्रुप में बांट दिया गया और उसके बाद उसमें से हमको जितना प्रतिशत चाहिए, जितना सैंपल चाहिए उसमें से हम इकट्ठा करते हैं। तो इस तरह का जो होता है प्रतिचयन सैंपलिंग, इसमें समूहों को हिंदी में क्या कहा जाता है, तबका, और इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप या स्ट्राटा। इंग्लिश में स्ट्राटा भी कहते हैं या वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में तबका कहते हैं, स्ट्राटा। स्ट्रैटिफाइड कर दिया अलग स्ट्राटा में। जैसे इसको गठन बताया गया है कि मान लीजिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण करने जा रहे हैं तो आबादी को हमने भूगोल के आधार पर समूह में विभाजित किया। आबादी की पूरी है और भौगोलिक सर्वेक्षण है तो हम आबादी को उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं के आधार पर बांट दिया। फिर प्रत्येक समूह से हमको जितना सैंपल चाहिए वहां से उतना इकट्ठा करेंगे, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। ठीक है, तीसरा है व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन, इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक या व्यवस्थित, है ना, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ठीक है, तो ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी है कि टोटल पॉपुलेशन को हम अलग अलग, इसमें आबादी की हर सदस्य की सूची बना ली जितने सदस्य हैं, और उसको फिर हम क्या करेंगे, रैंडम वे से आबादी की सूची के इकाइयों का चयन करते हैं सिस्टमैटिक। फिर हर तक उसमें से, हर सूची से हम लोगों को सेलेक्ट करते हैं। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कि पूरी आबादी है, ठीक है, अब उस आबादी में हम सबको नंबर कर दिया 1 से लेके n तक इंफिनिटी के नंबर दे दिए, ठीक है, इंफिनिटी में आपको n नंबर है, तो हर चौथा कैंडिडेट को हमको लिखना चाहिए। मतलब पहले फर्स्ट को लिया, फिर 4 को, फिर 8 को, फिर 12 को, फिर चलो। तो इसमें क्या है कि हमारा कहीं बायसनेस नहीं दिखेगा, ये जो भी 4th नंबर पर आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा जिसका 8वां नंबर है, और ये नंबर सोच समझ के नहीं दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि ये रैंडम तरीके से हर तत्व का चुनाव हो जाता है, और इसमें इनका क्या है कि हर इसलिए प्रतिचयन जो है ये व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन जो है वो रैंडम सैंपलिंग से थोड़ा अलग हो जाता है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, K इज इक्वल, इनको बदल देते हैं, तो ये फॉर्मूला है K इज इक्वल टू n बाई n। वहां ठीक है, K होगा व्यवस्थित निकाला 1, 4, 8, 12, 16 इस तरह का जो आंसर है ये बात है। एन क्या हो गया कि कितना पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कितना है, कितना आबादी का, कितने आबादी कितना नहीं करना, एन क्या कितना सैंपल इकट्ठा करना है, 100, 150 कितना इकट्ठा करना है। तो इस तरह से फॉर्मूला से व्यवस्थित सिस्टमैटिक ये रैंडम सैंपलिंग क्या करते हैं, हम सबको एक नंबर असाइन करते हैं और उस नंबर के आधार पर एक पर्टिकुलर एक विशेष अंतराल पर जो नंबर्स वाले लोग होते हैं उनका हम चयन कर लेते हैं। तो इसे हम व्यवस्थित यादृच्छिक
प्रतिचयन कहते हैं, ठीक है। इसे सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग भी कहा जाता है। तो अब ये हमारा सवाल है कि इसमें जो सैंपल हमने इकट्ठा किया उसे नमूना भी कहते हैं। तो नमूना पहले यादृच्छिक नमूना जो हमने देखा सिंपल रैंडम सैंपलिंग, इसमें क्या है कि इनका सरल यादृच्छिक नमूना सिंपल रैंडम सैंपलिंग SRS is simple random सैंपलिंग, ठीक है। तो ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो है एक योजना के द्वारा निर्मित होता है, जो यह बताता है कि आकार n की जनसंख्या का आकार n है, उसके प्रत्येक उप समूह जो भी है उसमें n जनसंख्या में जितने लोग हैं सबके चुने जाने की संभावना क्या है, बराबर है और स्वतंत्र है। मतलब एक चुना जाएगा तो दूसरा नहीं चुना जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब बराबर और स्वतंत्र चांस है, ठीक है। हर नमूना के चुने जाने का, हर नमूना के चुने जाने का बराबर चांस है। जो भी है तो उसमें हर स्टूडेंट का चुने जाने का चांस है। वो अलग बात है कि 10 ही चुनना है तो कौन चुना जाएगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि वो चुना जाएगा, वो नहीं, कोई भी चुना जा सकता है। आई थिंक मैं क्लियर हूँ, आप समझ रहे हैं। फिर दूसरा है रैंडम नमूनाकरण। अभी हमने देखा स्ट्रैटिफाइड, जिसमें क्या है कि अलग अलग स्ट्रैटम में बांटा जाता है, स्ट्रैटम अलग अलग ठीक है बांटा गया और फिर संख्या विभाजित कर सकते हैं और फिर हर स्ट्रैटम से एक नमूना चुनना है, हर स्ट्रैटम से एक नमूना चुन लिया और उसको पूरे नमूना में मिला देना है। तो इसे कहते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल। जैसे उदाहरण देखिए, चर्च में एक ही चर्च है 600 महिलाएं, ठीक है, महिलाएं 400 सदस्य हैं, पुरुष 600 महिलाएं और 4 पुरुष हैं, तो 30 का नमूना प्राप्त करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ए में 600 महिलाएं फीमेल और 400 मेल हैं, तो हमें 30 एक पर 6 ए में 600 हैं और 400 मेल, ठीक है। हमें 30 चुनना, सैंपल चुनना है इसमें से। अब 30 चुनने के लिए देखना होगा कि परसेंटेज कैसे निकलेगा कि दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, ये महिलाएं नहीं तो पुरुष हो, तो अब हम 18 महिला लेंगे क्योंकि महिलाओं की संख्या ज्यादा है। अब हम इसको 600 ये भर्ती करेंगे 30 100 ठीक है। तो 80 महिला 30% निकाल लिया, 30 महिला निकाल लिया, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 100 से फिर तो 18 महिला ही लेंगी, 30% इसका 30% 18 महिला और 400 का 30% 12 पुरुष। तो अगर हम 18 महिला और 12 पुरुष को लेते हैं तो 30 हमारे पास नमूने आ जाते हैं और जिसमें महिला और पुरुष का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, परसेंटेज के हिसाब से तो 30% रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ये हुआ स्तरीकृत मतलब स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब हम मल्टी स्टेज या सिस्टमैटिक, जिसको हम अभी देखते थे, मल्टी स्टेज को सिस्टमैटिक करेंगे, ठीक है। कभी-कभी संख्या बहुत बड़ी होती है और इसके लिए पूरी आबादी को सूची बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए अगर कोई मतदान संगठन, उदाहरण दिया है कि कोई मतदान संगठन अमेरिकी मतदाताओं का नमूना लेता है तो वो SRS नहीं करते। SRS मतलब सिंपल रैंडम सैंपलिंग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल रैंडम सैंपलिंग करना मुश्किल होती है बड़ी संख्या का, क्योंकि मतदाता की सूची काउंटियों द्वारा संग्रहित है, यहाँ पे मतदाताओं का लिस्ट होता है, ठीक है। तो वोटर्स लिस्ट होता है। तो पहले वो क्या करते हैं, पहले काउंटिंग करना है, हर काउंटिंग को एक सैंपल का काउंटिंग, और उसके बाद काउंटिंग के अंदर से वो फिर सैंपल इकट्ठा करते हैं। तो 2 स्टेज बाद काउंटिंग से लेकर फर्स्ट स्टेज में, और जस्ट पहले काउंटिंग से काउंटिंग में से सैंपल लेते हैं। और भी बच्चे का उपयोग कर सकते हैं काउंटिंग, या फिर इसके बाद उनसे चयन के फिर वो मेल में बांट सकते हैं, सारे वोटर्स को फिर मेल कर सकते हैं। इस तरह से कई स्टेज पे कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मल्टी स्टेज या सिस्टमैटिक सैंपलिंग, ठीक है। तो इस तरह से रैंडम सैंपलिंग हम ये भी जिससे आपने समझा। अब हम कहते हैं आगे वो ये जो संभाव्यता रैंडम सैंपलिंग जो है ये स्तरीकृत बहुचरण मल्टी स्टेज या सिस्टमैटिक जान लिया। अब हम जानेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब संभाव्यता नमूनाकरण, इसको हम कहते हैं, समझ में आ रहा है ना। अब हम गैर संभाव्यता का मतलब हुआ नॉन रैंडम, ये बुरा था यहाँ, ये गैर कलर बदल देते हैं तो अच्छा से दिखेगा, ठीक है। ये होगी हमारा गैर संभाव्यता नमूनाकरण, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं
नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये कोई नमूनाकरण योजना का उपयोग नहीं करते, क्योंकि इसके जो रिजल्ट है जिसका हम एनालिसिस करते हैं, जिसका विश्लेषण करते हैं, तो उसमें हम प्रोबेबिलिटी के थ्योरीज का या मैथमेटिक्स का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं जनरली कि जो भी नमूना हम लेते हैं वो गैर संभाव्य जो होता है नॉन प्रोबेबिलिटी, तो उसमें क्या होता है कि वो सही प्रतिनिधि नहीं होता है, वो ग्रुप को सही रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता। जिस ग्रुप से हमने सैंपल लिया और अपने बिना रैंडम तरीके से लिया, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के आधार पर लिया, तो वो सही रूप से वो उस ग्रुप को का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ऐसा हम देखेंगे कि वो किस किस तरह का होता है। तो ये अब हमें देखना है कि यादृच्छिक नमूना सिंपल रैंडम सैंपलिंग हम लेते हैं, तो जब तक हम डेटा एकत्र करने के बाद अधिक जटिल तकनीक को नहीं सीखे हैं या नहीं यूज कर रहे हैं, तब तक सिंपल रैंडम सैंपलिंग आप उपयोग कर सकते हैं और ज्यादा सीखने के लिए आपको इस पर धीरे धीरे होगा। इस तरीके यादृच्छिक नमूना, इस तरीके का मतलब हुआ स्ट्रैटिफाइड जब सैंपलिंग होता है तो नमूना के आकार जो होता है ना सिंपल रैंडम सैंपल जो हमने इकट्ठा किया और हम स्ट्रैटिफाइड कर लिए वर्ग में बांट कर फिर उसमें से हर वर्ग से लिए, तो वो ज्यादा अच्छा ज्यादा सटीक जानकारी देता है। क्योंकि अगर इसलिए जनसंख्या के अगर सभी सदस्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध है तो उसे वो सही ढंग में विभाजित होता है तरीके में। लेकिन इस तरीके के नमूने के लिए सभी सदस्यों को डेटा जिसको हम अलग अलग स्ट्रैटा में अलग अलग वर्ग में बांट रहे हैं उसकी जानकारी होनी जरूरी है। अगर बड़ी आबादी है और संसाधन है हमारे पास, हम मल्टी स्टेज नमूने का उपयोग करते हैं और स्तरीकृत नमूना कुछ स्तर तक, उसके बाद हम मल्टी स्टेज सैंपलिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे डिपेंड करता है कि हमारे पास किस तरह के संसाधन हैं और किस तरह की जानकारी चाहिए, कितनी जानकारी उपलब्ध है, उसके आधार पर हम नमूनों का चुनाव करते हैं कि कौन सा नमूना हमें चुनना है और किस तरह की स्टडी करनी है। ठीक है, अब हम गैर संभाव्य का नमूना की ओर चलते हैं। सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग उसको क्या होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो होता है ये सटीक प्रतिक्रिया नमूनाकरण करते हैं कि सेल्फ रिएक्शन, मतलब जो नेचर है उसकी इच्छा पर वो निर्भर करता है कि वो कहाँ से नमूने लाएगा, किस तरह से नमूने लाएगा। फिर निर्णय नमूना मेंटल सैंपलिंग, फिर ये पर्पसिव सैंपलिंग कहलाता है, फिर कोटा सैंपलिंग, कन्वीनियंट सैंपलिंग, ये सब सैंपलिंग है। तो गैर संभाव्य जो सैंपलिंग का चला है हम उसका इंग्लिश में भी लिख देते हैं ताकि समझ सके, उसको थोड़ा समझ लीजिए। वो उसका बहुत स्टैटिस्टिकल गैर संभाव्य कन्वीनियंस सैंपलिंग। सुधारना हो जाएंगे। फिर दूसरा है जो कि के निर्णय पर आधार होता है। तीसरा होता है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग को कोटा याद रखिए, कोटा किसका दिया जाता है और उनके अपना स्नोबॉल। चौथा है स्नोबॉल, जिसे बात करोला सैंपलिंग भी कहते हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग उसमें क्या समझ लें करोला सैंपलिंग। तो कन्वीनियंस पहला है स्वैच्छिक प्रतिक्रिया, जिसको हम कन्वीनियंस कहते हैं। अपनी स्वैच्छिक प्रतिक्रिया हो सकता है। तो इसमें कन्वीनियंस सैंपलिंग में क्या होता है कि ये बायस्ड होता है और ये मतलब कोई भी नियम को नहीं मानता है, इसलिए इसमें जो नमूने आते हैं, जो सैंपल आते हैं वो प्रतिनिधि नहीं होते हैं, प्रतिनिधि सैंपल नहीं आते हैं। जैसे कि वो कन्वीनियंस की मुझे सैंपल इकट्ठा करना है कि टू व्हीलर चलाने वाले लोग कितना ट्रैफिक रूल से अवेयर हैं, तो हम सारे टू व्हीलर चलाने वालों का पूरा जो ग्रुप है उसमें से सैंपल ना इकट्ठा करके हम अपने मोहल्ले में गए 10 घर में जाके पूछ लिया, तो और पूछ के उसके बारे में जो भी जानकारी मिली लिख दिया। तो ये क्या होगा कि ये जो हमने, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव नमूना नहीं था, वो पूरे शहर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमने अपनी सुविधा से अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछकर निर्णय बना लिया। तो ये हो गया कन्वीनियंस सैंपलिंग। दूसरा है जजमेंटल सैंपलिंग। जजमेंटल सैंपलिंग का मतलब होता है निर्णय नमूना करें। निर्णय नमूना करने क्या होता है कि ये रिसर्च लेने का होता है कि वो कहाँ से सैंपल इकट्ठा करेगा। ठीक है, अगर उसे 20 सैंपल चाहिए तो वो किसी क्लासरूम के बाहर, मान लीजिए कि 8 क्लास के बच्चों का 20 सैंपल चाहिए, तो वो क्या करेगा क्लासरूम के गेट पर खड़े हो जाएगा और बच्चे आते जाएंगे, उनमें से जैसे बच्चे आते जाएंगे उसमें से 20 बच्चों को चुन के चला आएगा।
कोई उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, कोई प्रतिनिधि बच्चा नहीं होगा, बस सुविधा से उनकी निर्णय से जिसको पाया उन्होंने उसको ले लिया। ठीक है, तो रिसर्चर का जजमेंट इसमें अपर मोस्ट होता है। फिर तीसरा है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में क्या है कि व्यक्ति को कह दिया गया कि जाइए आप 20 व्यक्ति 20 बच्चों को लेके आइए 10 को। तो इस तरह से आप 60 लोगों को दिखाइए, 60 लोगों को लेकर इसमें लिस्ट बनाए हैं, टेलीविजन व्यूइंग का सर्वे करना है कि वो कितना टीवी देखते हैं, कितना टाइम टीवी में लगाते हैं। तो ये जो हुआ ये कोटा सैंपलिंग। कोटा फिक्स है कितने लोगों का सैंपल करना है, वो आदमी कहाँ से आएंगे, वो प्रतिनिधि है कि नहीं, वो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं, इसको नहीं देखना है, बस उतने लोगों को बुला कर जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो रिजल्ट आपका ये नहीं होगा, रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, उसका प्रतीक जो भी उसका आंसर आएगा या जो भी रिजल्ट आउटकम होगा वो आप उसको यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते। फिर है स्नो बॉल सैंपलिंग। स्नो बॉल सैंपलिंग आप कुछ लोगों कुछ अपने प्रश्न चुना आपने अपने अध्ययन के लिए, उसके बाद उसे आगे कुछ और लोग बताइए, जैसे लोग नहीं हमें एक भाई आप लोगों से पूछ रहा है, उन्हें कोई पूछ रहा है, फिर ये ऐसे 3 लोगों को पूछ रहा है, फिर ये जाती है लोगों को, इस तरह से बताइए। इसमें स्नो का क्या होता है, जैसे और कुछ स्नो का बॉल जो होता है बर्फ में घूमता जाता है और उसमें बड़ा होता जाता है, तो उसी तरह से ये सैंपल में लोग मिलते जाते हैं और सैंपल का साइज इंक्रीज होता जाता है। जैसे बर्फ के गोले के घूमने से बर्फ के गोले का साइज बड़ा होता जाता है, तो इसे हम स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। तो इनसे जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो प्रतिनिधि जानकारी नहीं प्राप्त होती है। शुरुआती कई महत्वपूर्ण निर्णय किए थे जो संभाव्यता मूल्यांकन के आयोजनों पर आधारित थे, मतलब गैर संभाव्यता थे, उन्होंने कुछ गलतियां की, उससे गलती हो गया तो व्यक्ति में क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, तो उसमें गलती होती है। तो आगे देखिए फ्रीमैन ने गैर संभावना नमूने की समस्या की चर्चा के लिए सांख्यिकी हैफ्रीडमैन और सैमुअल पर्स द्वारा दी गई है। यह उदाहरण दिया है कि एक सांख्यिकी शिक्षक दोपहर की एक भोजन की पूछा अपने कक्षा में बताइए कहानियों को बताया, उसमें ज्यादातर लोग की बात इन पर बात करना पसंद करते हैं। इसमें क्या है कि गणितीय रूप से जब आप आंकड़े लेते हैं तो उसमें आपका अनुशासन होना चाहिए। इस नमूना लेना है तो नमूना का वितरण बनाने के लिए सभी संभावित नमूना पर लेना होगा, पर अपने मन से जब आप नमूना लेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा और वो ऑथेंटिक भी नहीं होगा, तो इसलिए उसको लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो उसमें ये नमूना कुछ गलतियां होंगी और उससे जो रिजल्ट निकला वो गलत हो जाएगा। इसलिए कोई भी सैंपल को बिना साइंटिफिक डेटा या बिना प्रोबेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर हम निकालते हैं तो उसके रिजल्ट को हम जनरलाइज नहीं कर सकते, उसे सामान्यीकरण नहीं कर सकते, उसे सब जगह लागू नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका प्रतिचयन का सिद्धांत। उम्मीद है कि कुछ आपको इससे मदद मिलेगी, क्योंकि हिंदी में जल्दी नहीं मिलता है प्रतिचयन का सिद्धांत। तो उसे हम नियत अनियत ये भी कहते हैं, रैंडम को कहते हैं नियत प्रतिचयन और नॉन रैंडम को अनियत प्रतिचयन भी कहते हैं। तो आप इसका हिंदी ये भी याद रखेंगे। तो ये आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।